हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायवा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज के क्लास में मैं आपको लोकतंत्र का बचा हुआ पार्ट है वो आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। लोकतंत्र के बचे हुए पार्ट में वो है लोकतंत्र की विशेषताएँ। तो लोकतंत्र की पहली विशेषता होती है कि लोकतंत्र एक साधन है, न कि साध्य। ठीक है, साधन तो आप जानते हैं और साध्य जिसे साधा जा सके। तो लोकतंत्र क्या है? एक साधन है, साध्य नहीं है। तो देखिए इसमें कि लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता है बल्कि साधन माना जाता है। और वास्तव में लोकतंत्र में शासन व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा, सार्वजनिक हित की वृद्धि, ये सब किस में आते हैं? ये लोकतंत्र में ही आते हैं। ये लोकतंत्र की विशेषता होती है और लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र साधन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना फ्रेंड, और यह लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है? यह शासन का साधन होता है। ठीक है, और शासन किस तरीके से किया जाना चाहिए? तो शासन इस तरीके से किया जाना चाहिए कि जिसमें लोगों को अपने गरिमा में जीवन जीने का अधिकार हो, लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति हो, इसके बाद में सार्वजनिक कल्याण को ध्यान में रखकर शासन किया जाता हो। ठीक है, तो यह सुशासन कहलाता है और यही लोकतंत्र की विशेषता होती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगली विशेषता होती है कि जनता का शासन। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र जनता का शासन ही होता है। ठीक है, क्योंकि अब्राहम लिंकन बोल कर गए हैं कि जनता पर जनता के लिए किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या होता है? यह जनता का शासन होता है। तो देखिए इसमें कि शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है और जनता का अर्थ लोकतंत्र में संपूर्ण जन समूह एवं प्रत्येक व्यक्ति से होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जनता का अर्थ क्या है? तो जनता का अर्थ होता है कि संपूर्ण जनसमूह और प्रत्येक व्यक्ति, इन सभी को मिलाकर हम जनता कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार यह किसी विशेष नस्ल, किसी विशेष भाषा, किसी विशेष संस्कृति आदि से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर अगली विशेषता होती है कि जनता द्वारा निर्मित शासन। ठीक है, तो लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता के द्वारा किया जाता है और जनता जब तक चाहती है तब तक सरकार अस्तित्व में रहती है या सरकार सत्ता में रहती है, और जब जनता सरकार को नहीं चाहती है तब सरकार सत्ता में नहीं रहती। ठीक है, इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे भारत में भी, तो भारत में जनता जब तक चाहती है तब तक उसी दल की सरकार सत्ता में बनी रहती है, और जब जनता चाहती नहीं है कि यह सरकार सत्ता में नहीं रहना चाहिए तो वह सरकार सत्ता में नहीं रहती, क्योंकि जनता उसको हरा देती है। तो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और यही प्रतिनिधि फिर सरकार का निर्माण करते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगली विशेषता है लोकतंत्र की कि लोकतंत्र विकासशील शासन होता है। तो ये कैसे होता है? देखिए इसमें, तो आधुनिक काल में, ठीक है, तो आधुनिक काल तक लोकतंत्र विकास की कई अवस्थाओं से गुजरा है और प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल जाता है, और फिर वर्तमान में यह लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गया है। अब वर्तमान में हम लोकतंत्र की बात करें तो यह किससे जुड़ा हुआ है? लोक कल्याणकारी राज्य से जुड़ा हुआ है। मतलब जनता का कल्याण करना ही सरकार का प्रमुख उद्देश्य हो गया है। ठीक है, इसके बाद फिर इस विकास का परिणाम यह हुआ है कि जहां प्रारंभ में लोकतंत्र में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता तथा संवैधानिक शासन पर ही बल दिया जाता था, वहां अब सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया है। इसके बाद फिर अगली विशेषता होती है कि जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। ठीक है, अब जनता के प्रति उत्तरदायी शासन, इसका अर्थ क्या हो जाता है? देखिए इसमें, तो लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करती है। अतः लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।
तो आज हम देखते हैं कि जितने भी प्रतिनिधि होते हैं तो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सब जनता के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रतिनिधि होते हैं तो ये प्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यही शासन क्या कहलाता है? जनता के प्रति उत्तरदायी शासन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ये इसकी विशेषता होती है। इसके बाद अब देखिए लोकतंत्र के गुण। तो लोकतंत्र के गुण कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए पहला गुण होता है लोकतंत्र का कि कार्यकुशल शासन। ठीक है, तो कार्यकुशल शासन मतलब जितने भी इसमें कार्य करने वाले होते हैं, शासन में कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी, अधिकारी तथा मंत्री होते हैं, ये सभी कुशल होते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला गुण होता है। तो देखिए इसमें तो लोकतंत्र की कार्यकुशलता के अनेक कारण होते हैं, जैसे इस शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है, अतः इनको लागू करने में जन सहयोग भी मिलता है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में सरकार अगर कोई नीतियां बनाती है तो उसमें भी जनता का सहयोग लिया जाता है, और जब इन नीतियों को लागू किया जाता है तब भी जनता का सहयोग प्राप्त होता है, जब भी जनता का सहयोग मिलता है। इसके बाद फिर लोकतांत्रिक शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, अतः यह शासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने की कोशिश भी करता है। तो ये इसका लोकतंत्र का पहला गुण होता है जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर दूसरा गुण होता है सार्वजनिक हित। ठीक है, सार्वजनिक हित का मतलब भी होता है यहाँ पर जनता का हित। तो देखिए इसमें कि लोकतांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक हित में वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीतते हैं और उन्हें भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है। ठीक है, अतः ये जनप्रतिनिधि सार्वजनिक हित में शासन करते हैं। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो जितने भी प्रतिनिधि होते हैं जब चुनाव लड़ते हैं तो जनता से वायदा करते हैं कि हम अगर चुनाव जीतते हैं या हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम आपके लिए ये कार्य करेंगे, हम आपके लिए वे, और कई प्रकार के वादे करते हैं। ठीक है, तो जब इन प्रतिनिधियों की सरकार सत्ता में आती है तो यही प्रतिनिधि फिर जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा करते हैं, तो फिर इनकी सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला गुण होता है लोकतंत्र का कि कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक होता है। ठीक है, तो लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान की प्रगति में सहायक कैसे होता है? तो देखिए इसमें कि लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं करता। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र क्या करता है? तो लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान की प्रगति में सहायक होता है। तो इसमें हम देखते हैं कला के क्षेत्र में भी जनता सहयोग करती है। इसके बाद में साहित्य के क्षेत्र की बात करें, संस्कृति की बात करें, चाहे विज्ञान की बात करें, तो इन सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जनता सहयोग करती है और इनकी प्रगति में, इनके प्रोग्रेस में भी जनता सहयोग करती है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र का यह भी एक गुण होता है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद में लोकतंत्र की तुलना में जो अधिनायकवाद होता है तो लोकतंत्र की तुलना में अधिनायकवाद में इन सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण होता है, क्योंकि वहाँ विचार एवं कर्म की स्वतंत्रता नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर संविधानवाद में आस्था, ये अगला गुण है किसका? लोकतंत्र का। अब संविधान में आस्था से मतलब क्या हो जाता है तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो संविधान में आस्था देखिए, तो इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। आ रहा समझ में? तो संविधानवाद में आस्था, तो लोकतंत्र किस में विश्वास करता है? संविधान में विश्वास करता है। इसके बाद में विधि में या कानून में विश्वास करता है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, और वह ऐसी विधि को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारता हो। इसका सरल अर्थ यह होता है कि लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास करता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार
करता है। आ रहा समझ में? तो अब यहाँ पर लोकतंत्र निरंकुश शासन में विश्वास नहीं करता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, निरंकुश शासन वहाँ होता है जहाँ तानाशाही होती है, और जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में तानाशाही बिल्कुल नहीं होती। आ रहा समझ में? लोकतंत्र में जनता को अपने अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, इसके बाद में फिर लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण को स्वीकार किया जाता है। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि सत्ता का हस्तांतरण, मतलब अब एक ही क्षेत्र से एक ही स्थान से शासन नहीं किया जाएगा। जैसे केंद्र की बात करें अपन, तो भारत में सिर्फ अब केंद्र के द्वारा ही शासन नहीं किया जाता है, राज्यों की सरकार भी होती है। फिर इसके बाद में अब स्थानीय सरकारें भी होती है। स्थानीय सरकारों में जैसे ग्रामीण सरकार के अंतर्गत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत होती है। ऐसे ही नगरीय निकाय की बात करें तो नगरीय निकायों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत होते हैं। तो ये अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी कारण से हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला गुण होता है क्रांति से सुरक्षा। तो लोकतंत्र का अगला गुण है क्रांति से सुरक्षा। इसका अर्थ क्या हो जाता है कि क्रांति की आशंका ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में होती है। क्रांति कहां पर होती है? जहां पर कोई भी शासक निरंकुश हो जाता है, तानाशाह होता है, तो वहां पर क्रांति आती है। ठीक है, और एक ही वर्ग के हाथ में जब सत्ता होती है तो वहां पर क्रांति जैसी समस्या उत्पन्न होती है या वहां पर क्रांति होती है। ठीक है, और लोकतंत्र में स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है। लोकतंत्र में शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। आ रहा समझ में? लोकतंत्र में शासन किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। जनता के लिए कल्याणकारी कार्य किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद फिर लोकतंत्र में सभी पक्षों को अपनी बात कहने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, और साथ ही किसी विषय पर सरकार से असहमति होने पर अगले चुनाव में उसके विरुद्ध मत देने की स्वतंत्रता भी क्रांति की संभावना को कम करती है। तो ये क्रांति से भी सुरक्षा करता है लोकतंत्र, ये आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला गुण होता है कि देशभक्ति की शिक्षा। तो लोकतंत्र से देशभक्ति की शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो कैसे होती, देखिए इसमें, तो लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। ठीक है, इसके बाद लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता। आ रहा समझ में? जैसे हम देखते हैं कि राज्य की बात करें या अपने देश की बात करें तो ये किसी भी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं है। ठीक है, जो भी शासक होगा वह विधि के अनुसार ही शासन करेगा और जनता के प्रति उत्तरदायी होगा, जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर अपन देखते हैं इसमें कि जनता की संपत्ति माना जाता है। तो ध्यान रखें कि जो शासक होता है तो राज्य किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं होता है, बल्कि राज्य किसकी संपत्ति है? जनता की संपत्ति होती है। आ रहा समझ में? इससे जनता राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनत्व की भावना का विकास होता है। अतः लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को भी बढ़ाता है। आ रहा समझ में? ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला गुण होता है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। तो इसमें देखिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना, तो हमारे भारत में और विभिन्न देशों में न्यायपालिका की स्थापना की जाती है जो स्वतंत्र होकर या स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। तो भारत जैसे देश में भी न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर कार्य करती है। ठीक है, तो देखिए इसमें कि जो व्यक्ति को कार्यपालिका व व्यवस्थापिका निरंकुश शासन से बचाता है, ठीक है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, ऐसे न्यायपालिका व्यक्ति को शासन के अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस भी देती है। ठीक है, तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि जो न्यायपालिका होती है यह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के निरंकुश शासन से बचाती है। ये आ रहा समझ में? और न्यायपालिका ही हमारे भारत में लोगों को यह हिम्मत देती है, साहस देती है कि सरकार अगर कोई गलत नीति बनाती है तो उसका आप खुलकर विरोध करें। ठीक है, और शासन से उसको संवैधानिक मर्यादाओं का पालन भी करवाती है। आ रहा समझ में?
ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें आगे कि समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। ठीक है, तो लोकतंत्र व्यक्ति की क्षमता व स्वतंत्रता की धारणा को भी स्वीकार करता है। लोकतंत्र कभी किसी में भेदभाव नहीं करता है। लोकतंत्र सभी में या सभी के साथ समान व्यवहार करता है। ठीक है, सभी को समान स्वतंत्रता देता है, सभी को समान अपने अपने धर्म मानने का अधिकार देता है, सभी भाषाओं को समान अधिकार देता है, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता लोकतंत्र में। आ रहा समझ में? ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर सभी व्यक्तियों के लिए विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण में विश्वास करता है। तो विधि के समक्ष सभी समान होते हैं और सभी विधियों का समान संरक्षण भी किया जाता है। ये लोकतंत्र का गुण होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला गुण होता है इसका नैतिक शिक्षा का साधन। ठीक है, अब नैतिक शिक्षा का साधन तो देखिए इसमें कि लोकतंत्र व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करता है। और जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। आ रहा समझ में? तो जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र से लोगों को या जनता को या नागरिकों को या व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्राप्त होती है, इसलिए यह नैतिक शिक्षा का साधन भी होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि यह सार्वजनिक शिक्षा का साधन होता है। ठीक है, अब सार्वजनिक शिक्षा का साधन कैसे? तो देखिए इसमें तो लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। आ रहा समझ में? लोकतांत्रिक शासन पद्धति में क्या होता है कि जनता की जो समस्या होती है तो जनता अपनी समस्या को प्रकट करती है और इस समस्या का समाधान कैसा होगा तो इससे संबंधित सलाह भी या इससे संबंधित अपनी राय भी जनता प्रकट करती है। ठीक है, इसके बाद फिर सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों तथा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। जब चुनाव आते हैं तो जनता बताती है कि हमारी समस्या क्या है, किस क्षेत्र में पीने का पानी नहीं है, किस क्षेत्र में स्कूल नहीं है और किस क्षेत्र में सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। जनता ये सभी समस्याएं बताती है। ठीक है, इसके बाद फिर सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और अपने बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग भी करना सीख जाता है। और इस गुण के कारण ही लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना हो सकता है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल किसे कहते हैं, तो ये लोकतंत्र को कहा जाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र के गुण आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है फ्रेंड, आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला है विश्व शांति का समर्थक। जो लोकतंत्र होता है वह विश्व शांति का समर्थक भी होता है। तो कैसे होता है? तो देखिए इसमें कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र तथा अधिनायक तंत्र का इतिहास यह बताता है कि इन शासन प्रणालियों में समय समय पर विश्व की शांति को खतरा उत्पन्न किया गया है। आ रहा समझ में? तो जो राजतंत्र होता है, कुलीन तंत्र होता है, अधिनायक तंत्र होता है, इनके इतिहास से हमें यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा कभी न कभी शांति को खतरा उत्पन्न हो जाता है और लोग क्रांति को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, लोग अराजकता को बढ़ावा देते हैं और इसका कारण यह है कि ये शासन प्रणालियाँ सैनिकवाद, इसके बाद कठोर विदेश नीति तथा विस्तारवाद में विश्वास रखती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं, हिंसा को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जबकि लोकतंत्र विश्व में शांति स्थापित करने में और सहयोग को बढ़ावा देने में विश्वास रखता है। इसी कारण यह कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास करता है और राष्ट्रों के बीच जो विवाद होता है उन विवादों को सुलझाने के लिए पारस्परिक वार्ता, समझौतों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा सुलझाया जाता है। आ रहा समझ में? तो लोकतंत्र विश्व में शांति का समर्थक होता है। लोकतंत्र विश्व में शांति स्थापित करना चाहता है। ठीक है, और जब विवाद अगर किसी कारण से होता भी है तो वह शांतिपूर्ण तरीके से उन विवादों को सुलझाने की
कोशिश की जाती है, शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को सुलझाया जाता है। आ रहा समझ में? इसलिए जो लोकतंत्र होता है वह विश्व में शांति का समर्थक भी होता है। तो यह भी लोकतंत्र का गुण होता है फ्रेंड। और इसी के साथ लोकतंत्र के गुण यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, जो आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद में लोकतंत्र के कुछ दोष भी हैं। ठीक है फ्रेंड, अभी हमने आपको बताए हैं कि लोकतंत्र के गुण। अब इसमें देखिए लोकतंत्र के दोष। तो लोकतंत्र के दोष कौन कौन से हैं, तो ये इसमें अब आप देखिए। तो लोकतंत्र के दोष में पहला दोष देखिए कि लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा एक भ्रमपूर्ण है। आ रहा समझ में? लोकतंत्र की जो व्यक्ति संबंधी धारणा है यह कैसी है, तो यह भ्रमपूर्ण धारणा है। कैसी है तो देखिए इसमें क्यों है। तो लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि एवं विवेक से तो संपन्न मानता है, अतः उसे मताधिकार देता है और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ होगा। किंतु आलोचकों का यह कहना है कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी होता है जो अपने मूल संवेगों आवेगों से चलित होता है, और इसलिए व्यक्ति को जब, ठीक है, तो व्यक्ति को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र ही मिलता है। ठीक है, ये आलोचक इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। तो ये लोकतंत्र का पहला दोष है। दूसरा दोष यह होता है कि बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। ठीक है, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वह इसके प्रति उदासीन होता है। तो कैसे, तो देखिए इसमें कि यह माना जाता है कि इस व्यवस्था में गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है, और इस कारण से समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वह इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला दोष देखिए इसमें कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। ठीक है, कैसे, तो लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता। आ रहा समझ में? लोकतंत्र क्या करता है, तो लोकतंत्र लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता ये प्रदान करता है, लेकिन क्या लोकतंत्र व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता या आर्थिक समानता प्रदान करता है? क्या नहीं करता है। तो इसी कारण से लोकतंत्र की इस आधार पर आलोचना भी की जाती है। इसके बाद देखिए आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी अर्थहीन है। ठीक है, लोकतंत्र में चुनावों में धनवान लोग खड़े होते हैं और यही लोग चुनाव जीतते हैं, और धन के बल पर ही या धन के आधार पर और शक्ति के आधार पर ही ये चुनाव जीतते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर गरीब आदमी चुनाव में खड़ा होता है तो गरीब आदमी चुनाव नहीं जीतता है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह चुनाव में पैसा खर्च करे और चुनाव जीत जाए। ठीक है, तो ये सब इसके दोष होते हैं लोकतंत्र के। अगला दोष देखिए, लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं होता। ठीक है, तो देखिए इसमें साम्यवादी आलोचकों का यह मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं और पूंजीवादी युद्ध एवं साम्राज्य को जन्म देता है। ठीक है, अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध एवं साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। ठीक है, जिसका परिणाम सही नहीं हुआ। तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना होती है और ये भी इसके दोष माने जाते हैं लोकतंत्र के। ठीक है, इसके बाद अगला दोष देखिए इसमें कि यह संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन होता है। तो जब संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसके कारण कमजोर शासन होता है, ऐसा कुछ विद्वानों का या कुछ आलोचकों का मानना है। तो देखिए इसमें कि युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्रीय शासन पद्धति कमजोर होती है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रित होती है और इस प्रणाली में शीघ्र एवं गुप्त निर्णय संभव नहीं होते हैं। लोकतांत्रिक पद्धति में हम देखते हैं कि विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, और जब विकेंद्रीकरण अधिक होगा
तो इसमें निर्णय शीघ्रता से नहीं लिए जाते हैं, जिसके कारण संकट की स्थिति में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश जर्मनी के सामने, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमजोर हो गए थे। ठीक है, तो ये भी दोष है इसका लोकतंत्र का। इसके बाद फिर अगला दोष होता है कि शैक्षिक महत्व का भ्रमपूर्ण या शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण होता है। अब शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण कैसे होता है, तो देखिए इसमें, तो लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा प्रेम की शिक्षा देता है। ये सब भ्रम वाली बातें हैं, सब भ्रमपूर्ण है ये। ठीक है, तथा वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न होती है। तो आलोचकों का यह कहना है कि ये सब भ्रमपूर्ण है और वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न होती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए भड़काते रहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि यह भी क्या है, लोकतंत्र का ही दोष सिद्ध होता है। जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं सब राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, सब अपने अपनी सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए प्रयास करते रहते हैं और सब दूसरे दल की बुराई करते हैं और जनता को उस दूसरे दल के प्रति भड़काते रहते हैं। तो यह भी क्या है, तो यह भी लोकतंत्र का दोष माना जाता है। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला दोष होता है लोकतंत्र का कि अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। अब ये कैसे, तो ये देखिए इसमें कि सैद्धांतिक रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहारिक रूप में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई होता है या अनुत्तरदायी रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है, लोकतंत्रीय शासन पद्धति में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी दल नहीं लेता है। आ रहा समझ में, जब असफलता प्राप्त होती है तो कोई भी दल इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता, और जब भी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों एवं अड़ंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी बताती है। आ रहा समझ में, वहीं विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं। तो ऐसे सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर लगाते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र अनुत्तरदायी भी सिद्ध हो जाता है, इसके कारण यह दोष का कारण बनता है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें दोष कि राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। अब राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव कैसे, तो देखिए इसमें कि सैद्धांतिक रूप से सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक, आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं। ठीक है, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति में लगे रहते हैं। जितने भी दल होते हैं ये राष्ट्रभक्ति के स्थान पर खुद अपने दल की भक्ति करते हैं, खुद अपने अपने दल को बढ़ावा देने में लगे हुए होते हैं। आज भी हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति इसका बुरी तरह से शिकार हो चुकी है। भारत की राजनीति में जितने भी कार्यकर्ता होते हैं या जितने भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, सब अपने अपनी पार्टी को बढ़ावा देते हैं, देश हित को छोड़ देते हैं। ठीक है, देश में जनता के कल्याण के लिए कार्य कम करते हैं, अपनी पार्टी के लिए कार्य ज़्यादा करते हैं। ये समस्या है हमारे भारत में लोकतंत्र की, जो कि इसका एक बड़ा दोष है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। ठीक है, तो लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन खर्च होता है या धन का व्यय होता है और समय की बर्बादी भी होती है, और सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा तथा व्यवस्थापिका की लंबी बहस के द्वारा ही किए जाते हैं। कोई भी काम सरलता से नहीं होता है, कोई भी काम शीघ्रता से नहीं हो पाता। यह लोकतंत्र का दोष होता है। इसके बाद फिर लोकतंत्र की यह प्रक्रिया
समय व धन की दृष्टि से अधिक खर्चीली होती है और इसी प्रकार आम चुनावों में भी राष्ट्रीय धन और समय की बहुत हानि होती है। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे भारत में चुनाव होता है तो लोकसभा का चुनाव जब होता है तो एक सांसद चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करता है, आ रहा समझ में। इसके बाद उसमें समय भी लगता है, तो समय का भी अपव्यय होता है और धन भी अधिक खर्च होता है। तो यह भी लोकतंत्र का दोष है। इसके बाद फिर अगला दोष होता है उदासीन मतदाता। तो ये कैसे? तो लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनावों में मतदाता पर्याप्त रूप से रुचि नहीं लेते। राजनीतिक दलों तथा उनके उम्मीदवारों के अत्यधिक प्रयत्नों के बाद भी मतदान में 50 से 60% लोग ही भाग लेते हैं। आ रहा समझ में। आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो चुनाव होता है तो कितने प्रतिशत मतदान होता है? 50%, कहीं पर 60%, कहीं पर 70%, 80% मतदान तो बहुत कम होता है। मतलब लोग वोट देने में इंटरेस्ट नहीं लेते, मतदान में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई आप वोट देने जाओगे तो बोले वोट डालने से फायदा क्या है। ठीक है, तो हर व्यक्ति के मन में यह उदासीनता का भाव उत्पन्न होता है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं मानती है। ठीक है, हर व्यक्ति यही कहता है कि जो नेता लोग होते हैं ये तो सिर्फ वोट मांगने आते हैं, बाद में कोई काम ये नहीं करते। ठीक है, जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक तो हमारी सारी बातें सुनते हैं और जैसे चुनाव खत्म होता है तो कोई भी नेता हमारी खबर लेने नहीं आता, ऐसे जनता का मानना होता है, जिसके कारण जनता चुनाव में या मतदान में भाग नहीं लेती है पूर्ण रूप से। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से यहाँ पर लोकतंत्र के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें लोकतंत्र का महत्व। तो तमाम आलोचनाओं के बावजूद, तमाम दोषों के बावजूद भी लोकतंत्र का महत्व है। तो देखिए इसका पहला पॉइंट, इसके अंतर्गत मनुष्य का संपूर्ण जीवन इस लोकतंत्री मान्यता पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व एवं व्यक्ति की गरिमा प्राप्त होने वाली है। मतलब लोकतंत्र का पहला महत्व यह है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। इसके बाद फिर सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है, सभी व्यक्ति को समान रूप से गरिमा में जीवन जीने का अधिकार हमारा लोकतंत्र देता है। ये इसका पहला महत्व होता है। इसके बाद फिर अगला महत्व है इसका कि लोकतंत्र की पूर्णता के लिए यह आवश्यक है कि जीवन के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक तीनों ही क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र यह कहता है कि हमारे भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ये तीनों ही क्षेत्रों में सभी लोगों को समान विकास का अधिकार होगा। ठीक है, सभी व्यक्ति को अपने अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता का अधिकार होता है। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से या विधिक तौर पे देखा जाए तो वह आय प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। इसके बाद में काला धन उसके पास नहीं होना चाहिए। बाकी ईमानदारी से या नैतिक रूप से आय प्राप्त कर सकता है, वह जितना चाहे उतना धन प्राप्त कर सकता है, वह जितना चाहे आय प्राप्त कर सकता है, लेकिन नैतिक रूप से। ठीक है, विधिक रूप से। इसके बाद फिर अगला है इसमें कि व्यक्ति को सामाजिक जीवन जीने का अधिकार होता है। हर व्यक्ति को अपने अपने समाज में जो भी नियम कायदे होते हैं उनको पूर्ण करने का अधिकार होता है। हर व्यक्ति को अपने समाज में रीति रिवाज के अनुसार कार्य करने का अधिकार होता है। इसके बाद में हमारे भारत में लोकतंत्र कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सभी लोकतंत्र के महत्व के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद फिर लोकतंत्र न केवल शासन का एक विशेष प्रकार है बल्कि यह जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण भी होता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला महत्व होता है इसका कि लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, सहभागिता और भाईचारे की भावना पर आधारित एक शासन व्यवस्था होती है और इसे हम एक सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये लोकतंत्र का महत्व है। फिर इसके बाद में और भी है इसके पॉइंट जो आपको याद रखना है। तो मानव जीवन के राजनीतिक क्षेत्र में लोकतंत्र से आशय ऐसी व्यवस्थाओं से है जिसमें निर्णय लेने की शक्ति
किसी एक व्यक्ति में न होकर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित होती है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है या महत्व होता है जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा तो कोई एक व्यक्ति इसमें निर्णय नहीं लेता। यहाँ पर सारे सदस्य जिनको जनता ने चुना है, तो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता के चुने हुए सारे प्रतिनिधि मिलकर निर्णय लेते हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता। इसके बाद फिर अगला महत्व होता है कि मानव जीवन के आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र से आशय ऐसे व्यवस्था से है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका चुनने का अधिकार होता है, अपने पसंद का उसे व्यापार करने का अधिकार होता है, उसे अपने पसंद का व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, लेकिन व्यापार विधिक होना चाहिए, मतलब संविधान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा व्यापार ना करें जो हमारे संविधान के खिलाफ हो। जैसे कुछ लोग स्मगलरी का कार्य करते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसके बाद या फिर इधर से उधर तस्करी का कार्य करते हैं, सामान चोरी करने का कार्य करते हैं, तो ये अवैध कार्य नहीं करना चाहिए। बाकी आप वैध तरीके से कोई भी कार्य कीजिए, आप जितना चाहे उतनी आय प्राप्त कर सकते हैं, जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन सब वैधानिक तौर पर। ठीक है, अवैध रूप से पैसा नहीं कमाना चाहिए। इसमें हमारे संविधान को, हमारी सरकार को कोई आपत्ति नहीं होती। इसके बाद फिर मानव जीवन के सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्र से आशय ऐसा समाज से होता है जिसमें जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, मूलवंश व संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। ठीक है, हमारे भारत में लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ है, लोकतंत्र कहता है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, इसके बाद लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मूलवंश के आधार पर, संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में सभी को समान अधिकार है, सभी को समान स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें पॉइंट आता है महत्व का कि सभी को अपना जीवन उन्नत बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद में बिना भेदभाव के सभी को समान अवसर प्राप्त हैं। ठीक है, इसके बाद समाज में बंधुत्व तथा पारस्परिक सहयोग की भावना निहित होती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये सब लोकतंत्र के महत्व हैं जो आपके एमपीबीएस मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए लोकतंत्र को सफल कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, तो पहली परिस्थिति होती है कि शांति तथा व्यवस्था। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय न हो। ऐसे स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है। ठीक है, और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, किंतु जब देश में राजनीतिक स्थिरता व व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन चलते हैं अथवा बाहरी आक्रमण होता है, तो सरकार राष्ट्र की अखंडता एवं सुरक्षा के लिए सत्ता का केंद्रीकरण करती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं एक लोकतंत्र की सफलता के लिए। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि सामाजिक न्याय की स्थापना। अब सामाजिक न्याय की स्थापना, इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए और सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे। कानून के सामने सभी को समान माना जाएगा। उन्हें न्यायालय समान रूप से कानूनी संरक्षण प्रदान करेगा। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। और इस प्रकार जब समाज में सभी व्यक्तियों को समान स्थिति प्राप्त होती है तो उनके बीच भावनात्मक एकता भी स्थापित होती है और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है इसमें कि आर्थिक समानता की स्थापना करना। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो, अपितु यह भी जरूरी है
कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो, अर्थात गरीबी व अमीरी के बीच खाई न हो। तभी यह संभव है कि जब देश में बड़ी मात्रा में मध्यम वर्ग मौजूद हो। आ रहा समझ में? तो आर्थिक समानता होगी तो फिर हमारे भारत में लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी व इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने के बाद ही इन देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ था और तानाशाही शासन की स्थापना हुई थी। इसलिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत होना चाहिए। अगर लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना है, तो इसके लिए अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ होना होगा, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत रहना होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि शिक्षित व जागरूक जनता। ठीक है, तो इसमें जनता का शिक्षित होना जरूरी है। जनता जितनी ज़्यादा जागरूक होगी, जनता जितनी ज़्यादा शिक्षित होगी, उतना ही लोकतंत्र मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि जब जनता शिक्षित होती है तो लोकतंत्र की समस्याओं की तथा इसकी प्रक्रियाओं को समझने में समर्थ होती है और स्वस्थ जनमत का निर्माण भी होता है इससे। और जब जनता जागरूक होती है तो सरकार की जो लोकतंत्र विरोधी नीतियां होती हैं, तो शिक्षित जनता और जागरूक जनता सरकार के द्वारा जो लोकतंत्र की विरोधी नीतियां होती है, इनका विरोध करने में भी समर्थ होती है। और अगर जनता शिक्षित या जागरूक नहीं है तो यह जनता फिर सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि नागरिकों का नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। ठीक है, तो देखिए इसमें तो ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों व कर्तव्यों का उचित प्रयोग करता है और वे सार्वजनिक समस्याओं पर लोकहित की दृष्टि से विचार करते हैं और साथी नागरिकों के प्रति सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, सेवा प्रेम आदि का व्यवहार करते हैं और अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो यह भी बहुत बड़ा पॉइंट है या बहुत अच्छा प्रयास है जो आपको ध्यान रखना है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें मीडिया की स्वतंत्रता। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह प्रमुख आधार स्तंभ है। ठीक है, मीडिया की स्वतंत्रता। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए और जनमत के निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है और इसका अर्थ है कि प्रेस की स्वतंत्रता, साहित्य की स्वतंत्रता, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जब तक ये संचार के माध्यम, ये संचार के साधन स्वतंत्र रहकर कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमारे भारत में चाहे विश्व के किसी भी देश में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। अगर मीडिया पर सरकार प्रतिबंध लगाती है तो क्या जनता को सही जानकारी प्राप्त होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो इनको स्वतंत्र रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद जब जनमत निर्माण के साधन स्वतंत्र होते हैं तब नागरिक संगठित रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों व कार्यों की आलोचना करने में सफल होते हैं, जिसमें लोकतांत्रिक मर्यादा बनी रहती है। अगर सरकार इन पर नियंत्रण लगाती है तो ये खुलकर सरकार का विरोध नहीं कर पाते हैं, खुलकर सरकार की लोकतंत्र विरोधी नीतियों का विरोध नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए इनको स्वतंत्रता देना जरूरी होता है, इनको स्वतंत्र रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर सरकार भी कोई गलत निर्णय लेती है तो मीडिया में तुरंत हमें पता चल जाता है। तो यह जानकारी भी हमको कहाँ से मिलती है? मीडिया से मिलती है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज़ चैनल आते हैं और प्रिंट मीडिया में हमारे समाचार पत्र आते हैं। तो सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसकी समस्त गतिविधि की जानकारी हमें इस मीडिया से ही प्राप्त होती है। इसलिए मीडिया को स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी होता है। ये लोकतंत्र को सफल बनाने में, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, क्योंकि अब मीडिया भी
शासन का चौथा स्तंभ माना जाता है, इसलिए इसका मजबूत और इसका स्वतंत्र होना जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर भी या होने पर ही जनता के विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं और लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण का एक अच्छा रूप स्थानीय शासन है। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में स्थानीय स्वशासन को अपनाया गया है और स्थानीय स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ पर भी जनता के द्वारा सरपंच को चुना जाता है और वहाँ पर भी उतने छोटे स्तर पर भी जनता निर्णय लेती है। आ रहा समझ में? तो जनता अपने प्रतिनिधि अर्थात सरपंच के माध्यम से निर्णय लेती है। इसके बाद फिर और भी उसमें जो पंच होते हैं ये सब साथ मिलकर ही निर्णय लेते हैं। इसके बाद फिर ग्राम सभा का भी आयोजन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारत में जनता निर्णय लेती है। तो यह हमारे भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है, विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। ठीक है, इसके बाद फिर स्थानीय स्वशासन के माध्यम से ही सामान्य व्यक्ति शासन कार्यों में रुचिपूर्वक भाग लेता है और उसी मायने में नागरिकता की शिक्षा भी उसे प्राप्त होती है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भी जरूरी होती है, क्योंकि ऐसी न्यायपालिका की कार्यपालिका को कानून का उल्लंघन करने पर अत्याचारी बनने से रोकती है। ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार कोई गलत निर्णय लेती है तो उस समय न्यायपालिका उस पर रोक लगाती है या सरकार ऐसा कोई कानून बनवा देती है जो जनता के खिलाफ होता है। ठीक है, ऐसा कोई कानून जिससे देश में हिंसा भड़क सकती है, तो ऐसे कानून को शून्य घोषित करने का अधिकार हमारी न्यायपालिका के पास होता है। ठीक है, और व्यवस्थापिका द्वारा ऐसा कोई असंवैधानिक कानून बनाया जाता है जो जनता के लिए ठीक ना हो, तो ऐसे कानूनों को न्यायपालिका अवैध भी घोषित करती है या उस कानून को खत्म भी कर देती है, शून्य घोषित कर देती है। तो न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता की भी रक्षा करती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। तो लिखित संविधान का अर्थ है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसकी व्याख्या को लेकर किसी प्रकार का विवाद या किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न न हो। इसके अलावा संविधान संशोधन की पद्धति कठोर होनी चाहिए ताकि कोई भी राजनीतिक दल अपने बहुमत का लाभ उठाकर लोकतंत्र को अधिनायक तंत्र न बना सके या अधिनायक तंत्र में न बदल पाए, जैसा कि जर्मनी में हिटलर ने किया था। ठीक है, इसलिए संविधान संशोधन की पद्धति जटिल होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। इसके बाद फिर लोकतांत्रिक परंपराओं से आशय आचरण के उन नियमों व व्यवस्थाओं से भी होता है जिनका वर्णन संविधान में नहीं होता, पर वह लोकतांत्रिक पद्धति व प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली भी होती है और जिन पर लगभग सभी दल या सर्वदलीय सहमति बन जाती है। ठीक है, तो ये लिखित संविधान और लोकतांत्रिक परंपराएं भी हमारे भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आता है नागरिक स्वतंत्रताएं। तो इसका अर्थ यह है कि नागरिकों को विचार प्रकट करने, संगठन बनाने, सभा में एकत्रित होने, इसके बाद शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। नागरिकों को सरकार की उन सब नीतियों एवं कार्यों की शांतिपूर्ण आलोचना करने का भी अधिकार होना चाहिए जिनमें वे लोकतंत्र एवं सामान्य हित के विरुद्ध समझते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि योग्य एवं निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। तो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई नीतियों को कर्मचारी तंत्र ही लागू करता है और लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी है कि कर्मचारी तंत्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्यों में कुशल हो बल्कि उसे जनता के लिए उत्तरदायी भी होना चाहिए। उसे सदैव
दलगत राजनीति में तटस्थ एवं निष्पक्ष रहना चाहिए। ठीक है, तो जो भी कर्मचारी है या जो भी प्रशासनिक अधिकारी है उसको हमेशा निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए। कभी भी राजनीति में उसे रुचि नहीं लेना चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल से उसे लगाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें योग्य तथा निष्ठावान राजनेता। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान तथा लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाले राजनीतिज्ञों का होना बहुत जरूरी होता है और ऐसे राजनीतिज्ञ ही राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक हल ढूंढने में समर्थ होते हैं। अब जिनको राजनीति का ज्ञान नहीं है और अगर ये लोग राजनीति में आ जाते हैं तो इससे हमारी भारतीय राजनीति को हानि होती है। इसके बाद फिर अगला होता है इसमें कि स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। तो लोकतंत्र की सफलता राजनीतिक दलों की नीतियों, कार्यक्रमों एवं निष्ठा पर निर्भर करती है। राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार पर होना है या स्वस्थ आधार पर होना चाहिए। ठीक है, उनका संगठन क्षेत्रीय, भाषाई या सांप्रदायिक आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए। समय समय पर दलों में आंतरिक चुनाव होने चाहिए। उन्हें अनुशासनहीन व दल बदलू जैसे व्यक्तियों को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए। आ रहा समझ में? तो कोई भी अगर पार्टी है, कोई भी राजनीतिक दल होता है तो उसे भाषाई आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर गठित नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसे राष्ट्रीय आधार पर गठित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि आधारभूत मामलों पर समाज के बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों तथा राजनीतिक दलों में सहमति हो। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए यह जरूरी होता है कि शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजना बनाई जाए जो एक और कृषि व उद्योगों के संतुलित विकास में सहायक हो और साथ ही राष्ट्र की आय की वृद्धि भी करती हो तथा दूसरी ओर समाज के श्रमिक वर्ग और कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी सहायक हो। ठीक है, तो इस प्रकार की योजनाएं भारत में बनाई जानी चाहिए या सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जानी चाहिए जो लोकतंत्र को मजबूत बनाए या लोकतंत्र को सफल बनाए। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से यहाँ पर आज का हमारे टॉपिक समाप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।